तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नॉचेस एंड वियर के बारे में। ये एक तरह से डिस्चार्ज कंट्रोलिंग एंड मेजरमेंट डिवाइस होता है जिसका फ्लूइड मैकेनिक्स में, इरिगेशन इंजीनियरिंग में एंड ओपन चैनल फ्लो में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। इस चैप्टर से नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और नंबर ऑफ फॉर्मूले भी हैं जो कि आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सूटेबल क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि जनरली इस चैप्टर में इतनी सारी वैरायटी है कि उस वैरायटी को रिटेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है नॉचेस एंड वियर और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? तो नॉच से स्टार्ट करेंगे। आप एक देख सकते हैं यहाँ पे मैं दो डायग्राम के हेल्प से नॉच के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, नॉच होता क्या है? तो नॉच के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि ये एक ओपनिंग होती है। क्या होती है? ये एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग का शेप कैसा भी हो सकता है। बहुत सारे तरह के शेप होते हैं, आगे चल के भी हम लोग नॉच को उसके शेप्स के हिसाब से क्लासिफाई भी करेंगे। लेकिन नॉच क्या होता है? नॉच एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू आपका डिस्चार्ज निकलता है, डिस्चार्ज फ्लो होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। अलग अलग तरह के शेप्स को चूज किया जाता है अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, अभी जो ओपनिंग होती है ये टैंक या फिर स्मॉल चैनल्स में बनाई जाती है। ठीक है, स्मॉल चैनल्स में। अगर बड़े चैनल्स है तो वहां पे नॉच नहीं बनाते, वहां पे सीधे हम लोग वियर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन नॉच जो होती है एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि किसी भी शेप की हो सकती है स्पेसिफाइड, और वो टैंक या स्मॉल चैनल के साइड में एक छोटी सी ओपनिंग के रूप में डिस्चार्ज को निकालने के लिए और उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली जो नॉच होता है वो मेटल का बना होता है। मेटल का इसलिए बनाते हैं ताकि वो वियर एंड टियर को ज्यादा अच्छे से बर्दाश्त कर सके। और इसके जो एजेस होते हैं, इसके एजेस, नॉचेस के जो एजेस होते हैं वो एज जो होते हैं वो शार्प होते हैं। क्यों शार्प होते हैं? ताकि जो फ्रिक्शन लॉसेस हो उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस रिड्यूस, रिडक्शन। ठीक है, तो नॉच क्या होता है? नॉच एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसका प्रयोग हम लोग डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो इसको भी यहाँ पीछे करते हैं। क्यों करते हैं इसका यूज? हम लोग इसका यूज डिस्चार्ज मेजरमेंट ही करते हैं। और डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग शेप के ओपनिंग बनाते हैं। ये शेप हमारी सुटेबिलिटी के हिसाब से होता है और किसी भी टैग के स्मॉल चैनल्स के साइड में इसको फॉर्म किया जाता है। ये जनरली मेटल का बना होता है, इसके शार्प रखे जाते हैं ताकि फ्रिक्शन लॉसेस कम से कम हो। ओके, अब अगर हम नॉच की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगुलर नॉच है और एक रेक्टेंगल नॉच है। ठीक है, इस नॉच की खासियत ये होती है कि ये नॉच आपका कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी होता है बनाना, और साथ ही साथ में अगर आप इसके हेल्प से डिस्चार्ज को मेजर करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको डिस्चार्ज मेजर करके दिखाएगा भी। ठीक है, अब इसी का बिगर वर्जन अगर मैं जैसे अभी अभी बोला कि टैंक और स्मॉल चैनल्स में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास जो चैनल है, इरिगेशन कैनाल है, वो बहुत बड़ा है, ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, काफी चौड़ा, काफी बड़ा है। इन दैट केस नॉच के बजाय हम लोग वियर यूज करेंगे, जैसे आपके सामने है वियर। अब अगर आप देख रहे होंगे डायग्राम को ध्यान से, तो वियर में क्या हो रहा है? वियर में ये जो आपका वॉल है, ये वॉल एक तरह से आपका साइड व्यू है, इसके ऊपर से फ्लो हो रहा है। और अभी आपने नॉच पे देखा तो नॉच में ओपनिंग के थ्रू होकर के फ्लो होता है, यानी कि इसमें ओवर दी फ्लो होता है जबकि नॉचेस में थ्रू दी फ्लो होता है। इसको ध्यान देना है। आप देख होंगे कि पीछे यहाँ से जिस तरफ से वाटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, और जिधर पानी जाता है उसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो जब अपस्ट्रीम से वाटर आ रहा है तो कुछ सर्टेन दूरी तक जो वाटर लेवल है वो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही वो वियर के एरिया में आया, अब वाटर का क्या होने लगा? लेवल डाउन होने लगा है, इसी को हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन। ठीक है, और यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ से आप चीज देख पा रहे हो कि जो शीट ऑफ वाटर इस पानी को नीचे ले जा रही है उस शीट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? नेपी। तो यहाँ पे एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वियर की बात करूं तो ये लार्ज चैनल पर बनाया जाता है। क्या होता है ये लार्ज चैनल्स पर बनाया जाता है। जैसे आपका हो गया कैनाल। जनरली किसका बना होता है? जनरली ये बना होता है आपका कंक्रीट का। कंक्रीट का ये जनरली बना होता है। ठीक है, इसका शेप बड़ा होता है, इसका साइज क्या होता है? इसका साइज लार्ज होता है। इस पे जो फ्लो होता है वो फ्लो ओवर दी फ्लो होता है, यानी कि वियर के ऊपर से वाटर जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये ओवर दी फ्लो शो को मेजर करता है। ठीक, अब इसमें आपने एक चीज और देखी, क्या इसमें देखिए आपने क्रीस्ट, CREST, क्रीस्ट की हिंदी होती है शीर्ष। ठीक है, तो वियर के केस में क्रीस्ट क्या होता है? जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रीस्ट बोलते हैं। ठीक, यहाँ अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख होंगे तो डायग्राम का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रीस्ट। लेकिन अगर मैं नॉच की बात करूंगा तो नॉच के केस में क्रीस्ट क्या होगा? वो बॉटम मोस्ट पार्ट होगा। ठीक है, जो नॉच का जो ओपनिंग का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्रीस्ट कहते हैं।
यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिल रही होगी जिसको हम लोग बोलते हैं नेपी। ठीक है, नेपी को हम लोग वेन भी कहते हैं। ठीक है, नेपी या वेन। जब वाटर नॉच में से या फिर वियर में से अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जाता है तो वो एक शीट ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसी शीट ऑफ वाटर को आप नेपी या वेन कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो वाटर का लेवल है वो क्रिस्ट से कुछ सर्टेन ऊंचाई तक है, जिसको हमने कैपिटल एच यहाँ पे नाम दिया है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम साइड में क्रिस्ट के ऊपर जो हेड होता है, जो वाटर का लेवल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, तो हेड क्या होता है? हेड आपका लेवल ऑफ वाटर होता है अबव द क्रिस्ट। एक्यूरेसी के लिए हम लोग जो ये हेड है ये हम नापते कहाँ पे? ये हम नापते हैं 4h दूरी पे। कहाँ से? ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको वियर के इंटरनल वॉल, तो वियर के इंटरनल वॉल से हम क्या करते हैं? 4h दूरी पे इस डिस्टेंस को नापते हैं। 4h दूरी पे क्यों नापते हैं? वो इसलिए नापते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो जैसे जैसे वाटर आपके क्रिस्ट के पास जा रहा है, वियर के पास जा रहा है, उसका जो लेवल है वो चेंज हो रहा है। जबकि हम लोग हेड की कैलकुलेशन में एक्यूरेसी पूरी रखते हैं, इसीलिए हम लोग हेड को कहाँ नापते हैं? हम लोग 4h डिस्टेंस अवे फ्रॉम वियर या नॉट जो भी है वहां से 4h डिस्टेंस पर नापते हैं। और कम से कम ये डिस्टेंस 3h तो होनी ही चाहिए आईएस कोड के अनुसार। कम से कम ये दूरी, अगर 4h डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी कम से कम 3h की दूरी को तो मेंटेन करेंगे ही। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये मैंने आपको बताया नॉच क्या होता है, वियर क्या होता है, उसकी क्रीस्ट क्या होती है, नैपे एंड वीन क्या होती है, और हेड क्या होता है। हेड याद रखिएगा हमेशा, ये हमेशा अपस्ट्रीम साइड में 4h दूरी पर मेजर किया जाता है और मिनिमम टू मिनिमम केस में ये डिस्टेंस 3h तो होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉचेस। ठीक है, अगर मैं नॉच को क्लासिफाई करने की बात करूं तो मैं यहाँ पे नॉच को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ। किन दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? सबसे पहला आता है आपका शेप ऑफ ओपनिंग के आधार पे। ठीक है, शेप ऑफ ओपनिंग कैसी है इसके आधार पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम नॉच को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे दिखेगा? शेप ऑफ ओपनिंग के आधार पे जो सबसे पहला शेप और सबसे पॉपुलर शेप है वो है आपका रेक्टेंगुलर नॉच। ठीक है, रेक्टेंगुलर नॉच पे जो ओपनिंग होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। दूसरा होता है हमारा ट्राइएंगुलर नॉच। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर नॉच में कंपैरिजन भी कभी पूछता है तो कंपैरिजन भी हम लोग आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा होता है आपका ट्रेपेजॉइडल, जो कि हाई डिस्चार्ज के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, अगला क्या होता है आपका? ट्रेपेजॉइडल नॉच। और इसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेप्ड नॉच। स्टेप्ड नॉच। ठीक, तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि शेप ऑफ ओपनिंग के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं किसको? नॉच को। इसके बाद पे एक और होता है इफेक्ट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द नेपी। तो सेकंड बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इफेक्ट्स ऑफ द साइड्स ऑन द नेपी। जो वियर या नॉच के जो साइड्स होते हैं वो साइड्स नेपी की शेप को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अगर एंड कॉन्ट्रैक्शन है तो एक वन टाइप हो गया, और अगर एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो टाइप आपका टू हो गया। जहां पर नॉच विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी जहां पर उसके जो सिरे हैं वो आपके चैनल के विड्थ के बराबर हैं, तो वहां पर उस तरह के नॉच को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के नॉच को हम सप्रेस नॉच भी कहते हैं। आगे चल के इस पे ऊपर पूरा प्रॉपर्ली फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब कभी भी लेंथ ऑफ द नॉच या लेंथ ऑफ द वियर आपकी विड्थ ऑफ द कैनाल के बराबर होती है तो वहां पे एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, और अगर बराबर नहीं है तो वहां पे एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से हम नॉच को शेप ऑफ ओपनिंग और इफेक्ट्स ऑफ द साइड्स ऑन द नेपी के आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इफेक्ट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द नेपी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जितना चौड़ा आपका कैनाल था उतना चौड़ा आपका वियर या नॉच नहीं है। इन दैट केस डिस्चार्ज मेजरमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी और जो डिस्चार्ज मेजर हो रहा है वो रिक्वायर्ड वैल्यू से कम आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने नॉच के क्लासिफिकेशन को पढ़ा। इसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वियर्स, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ वियर्स। अब हम वियर को कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो वियर को हम तीन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो उसके ओपनिंग के शेप के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? एक उसके ओपनिंग के शेप के आधार पर। एक
किस तरह का शेप क्रीज का है उसके बेसिस पे, और तीसरा कि नेपी के ऊपर उसके जो वियर आप यूज करें उसके साइड का क्या असर पड़ रहा है। तो इस तरह से वियर को हम क्या कर सकते हैं, हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल थोड़ा समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वियर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करें अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ओपनिंग। शेप यहाँ पे जैसे कि अभी हमने नॉच में पढ़ा था, वहां पे हमने 4 टाइप से क्लासिफाई किया था, लेकिन यहाँ पे हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा रेक्टेंगुलर वियर। रेक्टेंगुलर वियर का जो शेप होता है वो ऑब्वियसली कैसा होगा, वो रेक्टेंगुलर होगा। सिमिलरली अगला होता है आपका ट्रायंगुलर वियर, और देन आपका आता है ट्रेपेजॉइड वियर, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका स्पेशल नाम होता है सिपुलेटी वियर। सिपुलेटी वियर के स्पेशल फॉर्मूले होते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ट्रेपेजॉइडल नॉच को सिपुलेटी नॉच नहीं कहते हैं, लेकिन ट्रेपेजॉइडल वियर को हम सिपुलेटी वियर कहते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग के आधार पर हो गया, ठीक है, किस तरह की ओपनिंग है तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे बात कर ली। फिर आता है आपका अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ क्रीज, कि जो उसका टॉप पोर्शन है वो किस शेप का है, उसका नेचर कैसा है। तो ये भी 4 तरह का होता है। एक होता है शार्प क्रिस्टेड वियर, अगला होता है ब्रॉड क्रिस्टेड वियर, तीसरा होता है नैरो क्रिस्टेड वियर, और फिर होता है आपका ऑगी शेप वियर। इसको डिटेल में चल के आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी फिलहाल आप जस्ट क्लासिफिकेशन पे फोकस करिएगा। और इसके बाद फिर से वही कि आपकी जो वियर की लेंथ है क्या वो आपके चैनल की चौड़ाई के बराबर है, अगर है तो वहां एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसको बोलेंगे सप्रेस्ड वियर, और अगर नहीं है तो वहां एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो आ जाएगा वो कैटेगरी नंबर ए में। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से आप वियर को क्लासिफाई कर सकते हैं। हर वियर की अपनी खासियत होती है, हर वियर की अपनी एक सूटेबिलिटी होती है, और उनको उनकी सूटेबिलिटी के बिहाफ पर ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कि जो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉच एंड वियर पढ़े हैं, ठीक है, उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉच एंड वियर के कुछ सर्टेन फॉर्मूले होते हैं, और उन फॉर्मूले के बिहाफ पर ही हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरा वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला आता है, डिस्चार्ज ओवर नॉच एंड वियर। ठीक है, तो ये एक जनरल हेडिंग हो गई, और इसके अंदर हम लोग अलग अलग शेप के बिहाफ पे 1 बाय 1 करके, देखिए हम नॉच या वियर की बात करें क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है। ऐसा नहीं है कि नॉच के लिए फॉर्मूला अलग होगा, वियर के लिए फॉर्मूला अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सर्टेन शेप के लिए दोनों का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जैसे नंबर 1 की बात करें, अगर मैं रेक्टेंगुलर को डील करूं, ठीक है, रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो उस केस में जो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 CD into L into under root of 2G into H to the power 3/2। यहाँ पे H क्या है, H है आपका हेड ऑफ द वाटर, ठीक है। CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने। L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द वियर और नॉच, जो भी आप चूज कर रहे हो। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगुलर की बात करूं, ट्रायंगुलर की, तो वहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वहां पे डिस्चार्ज निकालेंगे आप Q बराबर 8/15 इंटू CD इंटू tan θ/2। अब θ/2 क्या, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आपका नॉच एंगल है, ठीक है। तो tan θ/2 इंटू अंडर रूट में 2g इंटू h टू द पावर 5/2। इस फॉर्मूले के हेल्प से अगर कोई भी ट्रायंगुलर नॉच या वियर आ रहा है तो हम उसकी वैल्यू को, डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो नॉच एंगल है वो ये होता है, इस तरह से आपका नॉच एंगल होता है थीटा। ठीक ना, अगला जो शेप होता है दैट इज राइट एंगल। अब यहाँ पे ही अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो मैं कह सकता हूँ राइट एंगल, ठीक है यार, जरा अच्छा होगा। अच्छा, ट्रायंगुलर चैनल को हम लोग वी नॉच भी कहते हैं, वी नॉच चैनल या वी नॉच वियर भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा राइट एंगल वी नॉच या वियर, जो भी आपका नॉच है तो नॉच, वियर है तो वियर, ठीक है। वहां पे क्या हो जाएगा, इस केस में जो थीटा की वैल्यू होती है, चूंकि ऑब्वियसली 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे जो CD की वैल्यू है वो हम लोग 0.6 मानते हैं, तो उस केस में जो Q की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हो जाती है 1.417 h टू द पावर 5/2। ठीक है, तो अगर आपका राइट एंगल वी नॉट दिया हुआ है और CD की वैल्यू 0.6 दी हुई है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को चूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके कैलकुलेशन का टाइम काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए कि हमारा जो शेप है अब वो ट्रेपेजॉइडल हो गया, तो ठीक है, तो जब ट्रेपेजॉइडल हो जाएगा तो उस ट्रेपेजॉइडल केस में जो फॉर्मूला बनता है दैट इज Q इज इक्वल टू 2/3 CD into अंडर रूट ऑफ 2G into h to the power 3/2 ब्रैकेट में L प्लस 4/5 H tan थीटा, ठीक है।
तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो एक ट्रापेजॉइडल चैनल के लिए, एक ट्रापेजॉइडल नॉच या वियर के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू। और आखिरी में जो आता है वो होता है आपका स्टेप्ड नॉच, क्योंकि आपको पता है कि स्टेप्ड वियर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ स्टेप्ड नॉच। तो जब स्टेप नॉच होगा तो क्या होगा, इन दैट केस जो फॉर्मूला आपके सामने आएगा वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2/3 CD अंडर रूट ऑफ 2G। अब इसको मैंने अलग कर लिया, ठीक है, और ब्रैकेट में L1। अभी जब ये चैप्टर एंड होगा तो मैं आपको स्टेप्ड नॉच का एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये चीजें फॉर्मूले जो हम लिखे हैं इसको यूज कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वन बाय वन करके, ठीक है। जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा डिटेलिंग थोड़ी और ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से किसी भी आपके स्टेप नॉच है तो उस स्टेप नॉच के लिए भी आप डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि फॉर्मूले बहुत टफ नहीं है, अगर आप एक बार दो बार इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करते हो तो बहुत ही आसानी से आप इन फॉर्मूले को टैकल कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो इसको आप आराम से देखिएगा। बाकी रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, राइट एंगल वी नॉच, ठीक है, या राइट एंगल ट्रायंगुलर वी या नॉच, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल और स्टेप नॉच, इन सब के लिए मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, किस टर्म का क्या मतलब होता है ये बता दिया। इससे पहले डायग्राम के हेल्प से भी आपका एच क्या होता है, कहाँ मेजर करते हैं बता दिया है, और पिछले चैप्टर में सीडी क्या होता है उसको भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट काइंड ऑफ नॉच एंड वियर के लिए डिस्चार्ज फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है, कि क्या एडवांटेज है अगर मैं ट्रायंगुलर चैनल को यूज करूं और रेक्टेंगुलर चैनल के कंपैरिजन में, फिर ट्रायंगुलर चैनल के फायदे क्या है। तो मैं इसको ऐसे लेते रहा हूं, एडवांटेजेस ऑफ वी नॉच, वी मतलब क्या ट्रायंगुलर, वी नॉच और वियर ओवर रेक्टेंगुलर नॉच और वियर। जो भी है आपका नॉच है तो नॉच के हिसाब से, वियर है तो वियर के हिसाब से। क्या क्या एडवांटेज होते हैं अगर मैं ट्रायंगुलर नॉच या वियर को चूज कर रहा हूं रेक्टेंगुलर के ऊपर, तो क्या क्या फायदे हमको देखने को मिलेंगे, क्यों चूज करेंगे हम इसके ऊपर। तो सबसे पहला चार्ज क्या है, फॉर लो डिस्चार्ज, और ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कॉमन लाइन है केवल नॉच और वियर में नहीं, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। फॉर लो डिस्चार्ज वी नॉच इज बेटर, ठीक है, क्योंकि इसमें डेप्थ क्या होती है, कम डिस्चार्ज भी ज्यादा शो करती है, तो इससे कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, काफी आसान हो जाता है, और जहां कहीं भी कैलकुलेशन आसान है वो ऑब्वियसली हमारे क्या हो जाएगा, बेटर। सेकंड, फॉर वी नॉच, वी मतलब क्या, ट्रायंगुलर, फॉर वी नॉच या वियर क्या होता है, नो वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। सबसे बड़ा एडवांटेज में से एक है, नो वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। जबकि अगर आप रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजॉइडल यूज कर रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपको वेंटिलेशन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो आपने अभी वी नॉच के फॉर्म देखा होगा कि केवल एक ही अननोन है एच, जबकि रेक्टेंगुलर के केस में क्या होता है, दो अननोन होते हैं, एक होता है एच एक होता है एल। तो हियर इन वी नॉच only one reading is required, only one reading is required, ठीक है, only one reading is required। तो ये कुछ फायदे होते हैं और इन फायदों की वजह से कभी कभी आप ट्रायंगुलर नॉच के कंपैरिजन में रेक्टेंगुलर नॉच को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर नॉच के भी अपने फायदे हैं जिसको अभी हम आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक में समझने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको चीजें समझ में आ रही है, देखिए जस्ट फोकस रहिए, चीजें बहुत ईजी है, बहुत आराम से जाती हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज ओवर अ नॉच और वियर ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए डिस्चार्ज मेजरमेंट करते समय चाहे वो नॉच हो चाहे वो वियर हो, हमने हेड को कैलकुलेट करने में गलती कर दी, तो उसका असर डिस्चार्ज पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो दो तरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए हम लोग मेनली जो स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना, वो रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर के बीच में ही करते हैं। तो रेक्टेंगुलर की अगर बात करूं तो रेक्टेंगुलर के केस में क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला बनता है वो होता है चेंज इन डिस्चार्ज बराबर 3/2 चेंज इन हेड। तो अगर हेड में कोई गलती, डीएच क्या है, हेड में होने वाली गलती, डीक्यू क्या है, डिस्चार्ज में होने वाली गलती। तो अगर डीएच में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई हमने गलती कर दी, तो वहां पे डिस्चार्ज में 1.5 टाइम्स ज्यादा गलती होने की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से आपने ट्रायंगुलर यूज किया है तो अब देखिएगा चीजें कैसे खराब हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैंने ट्रायंगुलर यूज किया है
तो ट्रायंगल केस में जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका dq/q बराबर 5/2 dh/h, यानी कि जहां पिछली बार 1.5 टाइम्स बढ़ रहा था, यहाँ पर 2.5 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि जो प्रॉब्लम होती है ट्रायंगल के साथ वो ये होती है कि अगर हमने हेड को मेजर करने में थोड़ी सी भी गलती की तो वो क्या हो जाएगा, वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलर रेक्टेंगुलर में क्या हो जाएगा, वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और एक्यूरेसी लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो आपका रेक्टेंगुलर चैनल होता है वो आपके ट्रायंगल चैनल से बेटर साबित होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि अगर हेड में हम कभी भी मेजरमेंट में गलती कर दे रहे हैं तो उसका असर डिस्चार्ज पे क्या पड़ रहा है, ये इस फॉर्मूले और इस टॉपिक में हम लोगों ने समझा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड चैनल ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, चैनल ऑफ अप्रोच क्या होता है, इसको आपको एक डायग्राम से समझाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये एक चैनल है और इस चैनल से वाटर फ्लो हो रहा है और ये वाटर फ्लो हो करके यहाँ पे इस वियर को पार कर रहा है। ठीक है, तो जब वाटर फ्लो करेगा इस चैनल में से तो जिस वेलोसिटी के साथ वो इस वियर की तरफ अप्रोच कर रहा है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करते हैं। यानी कि इसको मैं BA से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या कह रहा हूं मैं, फिर सुनिएगा। जिस वेलोसिटी के साथ यह वाटर फ्लो करते हुए वियर की तरफ या नॉच की तरफ पहुंच रहा है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, BA कहते हैं। और इस वियर तक पहुंचने के लिए उसने जिस चैनल को फॉलो किया है उस चैनल को हम क्या बोलते हैं, उस चैनल को हम लोग बोलते हैं चैनल ऑफ अप्रोच। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है BA, वो क्या होती है, वो एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, ना तो मैक्सिमम होती है ना ही वो मिनिमम होती है, वो उस चैनल में फ्लो होने वाली एवरेज वेलोसिटी होती है। और इस एवरेज वेलोसिटी को निकालने का रास्ता क्या होता है, Q अपॉन एरिया ऑफ चैनल, Q अपॉन एरिया ऑफ चैनल। ठीक है, तो क्या अभी बताया मैंने आपको, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, वियर तक पहुंचने के लिए जो वाटर आपका चैनल में फ्लो कर रहा है जिस वेलोसिटी के साथ फ्लो करेगा उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इस दौरान उसने जिस रास्ते का, जिस चैनल का यूज किया है वियर तक पहुंचने के लिए उस चैनल को हम बोलेंगे चैनल ऑफ अप्रोच। इसको निकालने के लिए हम बोलते हैं Q अपॉन एरिया ऑफ चैनल। अब इस एडिशनल वेलोसिटी की वजह से एक एडिशनल हेड इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको निकालने के लिए हम BA² का यूज करते हैं। क्या बोला, फिर से सुनिएगा। ठीक है, इस एडिशनल वेलोसिटी की वजह से फ्लोइंग वाटर को एक एडिशनल वेलोसिटी हेड मिलता है जो कि BA² के बराबर होता है। और अगर मैं किसी रेक्टेंगुलर चैनल में इस HA का यूज करना चाहूंगा तो जो फॉर्मूला बनेगा, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर चैनल व्हेन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कंसीडर्ड, तो क्या होगा देखिएगा। तो जब हमने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर किया तो हमारा जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। और मॉडिफाई होकर क्या बन गया, 2/3 CD इंटू L इंटू √2G h⁻³ होता था। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने हेड को इंट्रोड्यूस कर दिया है और यहाँ पर अब H प्लस h⁻³ माइनस h⁻³ हो गया है। ये HA क्या है, ये एडिशनल वेलोसिटी हेड है जो कि इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वजह से उस फ्लोइंग वाटर को मिला है। इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस वेलोसिटी के साथ वेयर की तरफ अप्रोच करेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जिस रास्ते को फॉलो करते हुए वो पहुंच रहा है उसको बोलेंगे चैनल ऑफ अप्रोच। सिंपल एज दिस। ठीक है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आराम से इसको देखिए, बहुत स्मूथली समझ आ जाना है। चलिए अब देखिए, अब डिस्चार्ज मेजर करने के लिए बहुत सारे एम्पिरिकल फॉर्मूले भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। वो एम्पिरिकल फॉर्मूले कौन कौन से हैं देखिएगा ध्यान से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान सुनिएगा कि अभी हम लोग कुछ देर पहले सप्रेस्ड वियर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और नॉन कंट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझे थे। मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई चैनल है, ठीक है। अब इस चैनल में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी कि मैं इस चैनल में जो भी फ्रेम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी वियर बना रहा हूँ, ये वियर जितना लंबा होगा उतना ही लंबा हमारा चैनल की चौड़ाई होगी। यानी कि जो रेड वाला है ये हमारा वियर है और ये जो ब्लू वाला है ये हमारा चैनल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल की जो विड्थ है वो इस वियर के लेंथ के बराबर है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अच्छा जब ये दोनों बराबर होंगे तो बोलेंगे कि ऐसे चैनल में, ऐसे वियर में एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। इट मींस कि ये क्या है, ये आपका एक सप्रेस्ड वियर है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर दे रहा हूँ। ये क्या है, ये एक सप्रेस्ड वियर है और सप्रेस्ड वियर में एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये अभी आपको हमने कुछ देर पहले भी बताया था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं एक और चैनल बनाता हूँ, ठीक है, सेम चैनल। और इस केस में अब यहाँ पर जो हमारा वियर है
वो क्या है, वो थोड़ा छोटा पड़ गया, कुछ ऐसा। अब आप देख रहे हैं हमने जो वियर बनाया है, इस वियर की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई इस कंप्लीटली चैनल को कवर नहीं कर रही है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। अब इस केस में चूंकि आपके वियर की जो लंबाई है वो इस चैनल के चौड़ाई के एग्जैक्टली बराबर नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एंड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसी एंड कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए, उसके इफेक्ट को समझाने के लिए फ्रांसिस और बेज़ल ने अपने अपने फॉर्मूले दिए थे, और उसको हम वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। सुनिएगा। फ्रांसिस ने बताया, फ्रांसिस ने कहा कि अगर हमारा एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एंड कॉन्ट्रैक्शन होने की स्थिति में इधर से हेड के 0.1% को माइनस करिए और इधर से भी हेड के 0.1 हिस्से को माइनस कर दीजिए। यानी कि जो लंबाई है, ये लंबाई अब L ना हो करके L माइनस 2 इंटू 0.1h माइनस 0.1h हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा फ्रांसिस ने कि भाई चूंकि अब यहाँ पे जो लंबाई है वियर की वो एग्जैक्टली चैनल की चौड़ाई के बराबर नहीं है, तो हर सिरे से 0.1h को आप माइनस कर दीजिए और अब जो इफेक्टिव लंबाई निकल रही है उसको आप फॉर्मूले में यूज कर लीजिए। तो Q बराबर 2/3 CD L माइनस 2 इंटू 0.1h अंडर 2G h पावर 3/2 हो जाएगा। जबकि बेजिन ने कहा कि मैं एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते रहा हूं जिसको उन्होंने स्मॉल m बोला, और ने कहा कि Q बराबर m इंटू L अंडर रूट ऑफ 2G h टू द पावर 3/2 होगा। यहाँ पे ये जो m है वो 2/3 CD के बराबर होता है, जिसको निकालने के लिए उन्होंने एक और फॉर्मूला दिया 0.405 प्लस 0.003 अपॉन h। तो इस तरह से फ्रांसिस और बेजिन ने अपनी एनालिसिस दी कि अगर आपका जो वियर है वो सप्रेस नहीं है, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो चैनल की चौड़ाई के बराबर नहीं है, तो इन दैट केस जो डिस्चार्ज में कमी आएगी, आप उस डिस्चार्ज में कमी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए इन्होंने अपने एम्पिरिकल फॉर्मूले दिए। ठीक है, आज का सेशन यही तक। इसके बाद के सेशन में हम लोग वेंटिलेशन ऑफ वियर, ब्रॉड वियर, शार्प वियर, नैरो वियर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।